नमस्कार दोस्तों। हम आज एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में हम कक्षा 6 से लेकर और कक्षा 12 तक का जो इतिहास का भाग है उसे हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद ठीक लगा तो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के ऊपर भी मैं देखूंगा। बाकी इस पूरे बैच की जो डिटेल है वो एक वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर डाल दी गई है, एप्लीकेशन पे भी डाल दी गई है। तो मैं बहुत अधिक इस पे बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक रजिस्टर मेंटेन कीजिएगा बढ़िया सा, और साथ में डेली जैसी क्लास अपलोड होती है, डेली होती है या एक दो दिन बाद में होती है, तो जैसे समय की सहूलियत रहेगी आप उस क्लास को नोट्स के रूप में साथ साथ में करते रहें, पेंडिंग ना रखें, क्योंकि जितना पेंडिंग रहेगा उतना आपको बाद में भार बढ़ता जाएगा और फिर शायद उदासीनता आ जाएगी और फिर शायद कर भी ना पाओ। तो साथ में नोट्स बनाते रहें और ये क्लासेस आपको कई सारी परीक्षाओं में काम देने वाली है, यूपीएससी, आरपीएससी की, आरएमएसबी की, टीचिंग वैकेंसीज की, सब जगह काम आने वाली है। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगा, कोई मैराथन वगैरह कुछ नहीं रहेगा और बहुत डिटेल से बात करेंगे हम, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पे चलने वाले। ठीक है, शुरुआत करते हैं कक्षा 6 से। कक्षा 6 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसके अनुरूप नई पुस्तक आ गई है जिसका नाम है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। और अब इन्होंने छठी क्लास में जो हमारा अतीत और सामाजिक राजनीतिक जीवन और वो जो किताबें थी ना, हमारी पृथ्वी, वो इस साल तो है शायद वो हटा दी गई है या अगले साल हटा दी जाएगी। अभी नई पुस्तक ये है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानकों के अनुसार है, और इस किताब ने पहले जो चल रही 3 किताबें थी उनको रिप्लेस किया है। ठीक है, इस पुस्तक में टोटल 14 अध्याय हैं, जिनमें से पहले 3 अध्याय भूगोल के हैं, उसके बाद में 5 अध्याय इतिहास के हैं। ठीक है, जिसमें 3 इतिहास के हैं, 2 संस्कृति के हैं, फिर 4 अध्याय राजनीति विज्ञान के हैं, फिर 2 अध्याय अर्थव्यवस्था के हैं, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज और कार्य का महत्व दिया हुआ है। तो एक ही पुस्तक में 5 भाग जो है वो ले लिए गए हैं। ये नई पुस्तक है, मगर हम क्या करेंगे, पहले ये 500 अध्याय पढ़ेंगे, उसके बाद में हमारा अतीत कक्षा 6 वो भी पढ़ लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें भी अच्छी चीज़ें हैं, तो वो पढ़ लेंगे, बाद में 7वीं पढ़ लेंगे, फिर 8वीं, इस हिसाब से चलते रहेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है वो है टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री एंड सोर्सेस। ठीक है, इतिहास की समय रेखा और उसके स्रोत। और आपको पता है कि हिस्ट्री जो है उसको समझने से पहले हमें थोड़ी टाइमलाइन समझनी पड़ती है, क्योंकि इतिहास है क्या, बेसिकली अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण ही तो इतिहास है। तो ऐसी स्थिति में उसका टाइमलाइन को ठीक तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पार्ट यही है, हिस्ट्री के अंदर 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, एक टाइमलाइन और एक इसके स्रोत। इतिहास, दर्शन शास्त्र और साहित्य, इन तीनों में बड़ा मौलिक सा एक फर्क आता है। दर्शन शास्त्र और साहित्य में कुछ भी लिखने के लिए सोर्स की आवश्यकता नहीं है, साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, एविडेंस नहीं चाहिए आपको। मगर हिस्ट्री में आपको कोई भी बात ऐड करनी है, इतिहास में कोई भी तथ्य लिखना है, इतिहास में लिखा गया हर तथ्य अपने साथ एविडेंस रखता है। बिना एविडेंस के, बिना साक्ष्यों के, बिना स्रोतों के इतिहास में एक भी बात दर्ज नहीं की जा सकती। अगर हम कहते हैं कि भारत के अंदर यूं कहिए कि कोई भी पॉइंट के मंदिर व्यवस्था गुप्त काल में शुरू हुई, तो उसके पीछे साक्ष्य है। हम कहें कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, तो उसके पीछे साक्ष्य है, स्रोत है। इन स्रोतों के बिना इतिहास को नहीं लिखा जा सकता। स्रोतों के बिना इतिहास इतिहास नहीं रहता, फिर वो साहित्य हो जाता है। इसलिए ये 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और ये पाठ पूरा जो है वो इसी पर आधारित है।
इस अध्याय के अंदर हम 5 हेडिंग समझेंगे। पहली हेडिंग रहेगी हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं, किस टाइप से हम अतीत को पढ़ते हैं, हम हमारी हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं। दूसरा, इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है, टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम उसमें। इसमें हम ग्रिगोरियन कैलेंडर समझेंगे, साथ में मैं थोड़ा आपको जूलियन कैलेंडर भी समझा दूंगा, साथ में कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, ये सब क्या है ये हम पढ़ेंगे इसमें। इतिहास के स्रोत क्या क्या है, इसमें हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं, साहित्यिक स्रोत कौन से हैं, सभी प्रकार के आपके स्रोत देखेंगे। उसके बाद में आता है कि ह्यूमन हिस्ट्री का स्टार्टिंग कैसे हुई, मानव इतिहास का आरंभ कैसे हुआ। आपको पता है कि अर्थ की जो हिस्ट्री है, पृथ्वी का जो इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है, जबकि मनुष्य का इतिहास पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा है। वो कैसे शुरू हुआ, किस तरह से आपके ऑस्ट्रोपिथेकस से लेकर निएंडरथल से लेकर और होमोसेपियंस तक बात आई। फिर पहली उपज मतलब मनुष्य ने खेती करना कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, ये आया इसमें। तो ये पूरे इस अध्याय में हम इन 4 बिंदुओं पे बात करेंगे, 5 बिंदुओं पे बात करेंगे। यह इस अध्याय का मुख्य पृष्ठ है। इसमें आप 3 चीजें देख रहे होंगे जो बड़ी महत्वपूर्ण है। E.H. कार का स्टेटमेंट लिखा है सबसे पहले, जिसमें लिखा है कि इतिहास अतीत व वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। E.H. कार का ये स्टेटमेंट कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसने इतिहास को अतीत और वर्तमान के मध्य के अनवरत संवाद के रूप में परिभाषित किया है। मतलब ये होता है इसका कि अतीत और वर्तमान के बीच कंटिन्यूसली जो व्याख्याएं की जाती हैं वही इतिहास है। ये संवाद है आज के समाज व कल के समाज के मध्य। हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्ण समझ सकते हैं। कार कहते हैं कि अगर आपको हिस्ट्री समझनी है तो जिस साल की हम इतिहास पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को उस साल की नज़रों से देखिए, आप अपने आप को वहाँ पाइए, उसके बाद ही आपको प्रॉपर इतिहास समझ में आएगा। E.H. कार के स्टेटमेंट से बात शुरू की गई है। फिर नीचे नेशनल म्यूजियम जो है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, इसका फोटो है, क्योंकि इतिहास के स्रोत ऐसे ही म्यूजियम्स और आर्काइव में होते हैं। ये राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली का। और आजकल एनसीईआरटी के ऐसे हूबहू प्रश्न आते हैं, कथन आ गया, ये किसका कथन है। आप अपने नोट्स की शुरुआत इस टॉपिक की इसी कथन से करना, ठीक है। आप जो नोट्स लिखोगे तो उसमें पाठ का नाम लिखने के बाद में पहला कथन यही लिखना, E.H. कार का, जिसमें अतीत व वर्तमान के मध्य का अनवरत संवाद ही इतिहास है। पूरी लाइन लिख लेना, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में लाइन टू लाइन आती है एनसीईआरटी की। फिर कुछ प्रश्न छोड़े एनसीईआरटी ने। हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं, इतिहास को समझने के स्रोत क्या है, ये वही प्रश्न है जो इन हेडिंग्स में हमें उनके उत्तर तलाशने हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले आते हैं, ये आप लिख लेना बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये थोड़ी काम की विषय वस्तु है ना। ये लिख लेना आप, ये लिख लेना, ठीक है। E.H. कार का ये स्टेटमेंट बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इतिहास जो है वो अतीत और वर्तमान के मध्य चलने वाला अनवरत संवाद है। अब हम इसकी पहली हेडिंग पे आते हैं। सबसे पहले था कि हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर वापस कह रहा हूँ कि पृथ्वी का जो इतिहास है वो बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। करोड़ों करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष पहले का इतिहास है। उनमें से ह्यूमन हिस्ट्री बहुत छोटा सा भाग है उसका। जैसे मैं अगर इस चित्र के सहारे आपको समझाऊं तो इसमें ये लिखा है कि जो पृथ्वी है ये लगभग 5 अरब वर्ष पहले बन गई थी, और यहां तक का जो भाग है पृथ्वी का, ये पूरा इतिहास, इसमें मनुष्य था ही नहीं। सबसे पहले एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुए, उसके बाद में ऑक्सीजन आई, उसके बाद में जीवाणु उत्पन्न हुए, फिर आपके स्पंज और कवक उत्पन्न हुए। ऐसे करते करते अरबों वर्ष पहले तक पृथ्वी पर कोई जीव नहीं था, मतलब मनुष्य जीव नहीं था, मानव नहीं था, मानव का हिस्ट्री शुरू नहीं हुई थी तब तक। उसके बाद में
करोड़ों साल पहले तक क्या स्थिति बनती है, फिर प्रवाल, मछली, उभयचर, शार्क, सरीसृप, पक्षी, फूल, मधुमक्खियाँ, और ये सारे सारे करोड़ों वर्ष पहले उत्पन्न हुए। अब तक ह्यूमन हिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई। हम जब पौराणिक इतिहास पढ़ते हैं भारत का, तो विष्णु के जब 10 अवतार पढ़ते हैं तो आप देखोगे तो विष्णु के 10 अवतार मनुष्य की यात्रा को दर्शाते हैं। कैसे? जैसे अगर आप उन अवतारों को पढ़ोगे तो पाओगे कि सबसे पहले जलीय जीव उत्पन्न हुए, तो विष्णु का अवतार जलीय जीव था स्टार्टिंग में। उसके बाद में उभयचर बने, जो जल और थल दोनों में रह सकते थे, वही उसके साथ हुआ। उसके साथ बाद में मनुष्य अवतार शुरू हुए, लेकिन पूर्ण मानव नहीं था। कभी दानव छोटे रूप में था, दैत्य रूप में, कभी धीरे धीरे अविकसित मानव, और करते करते लास्ट में मानव का विकसित रूप सामने आया। तो विष्णु के 10 अवतार हैं, हम आगे पढ़ेंगे, और हमने उसको डिटेल में फर्स्ट ग्रेड बैच में पढ़ा है, या मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। तो विष्णु के 10 अवतार ओरिजिन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को दर्शाते हैं, मनुष्य की विकास के इतिहास को दर्शाते हैं। तो अगर आप देखोगे हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं, तो अगर इस पूरे पॉइंट में देखोगे तो इतना सा इतिहास है मनुष्य का। ये जो ग्रीन पट्टी है वर्षों पूर्व की, ये मनुष्य का इतिहास है। इससे पहले के पृथ्वी के पूरे इतिहास में मनुष्य कहीं स्टैंड नहीं करता, कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता। अगर आप देखोगे इसमें तो आप पाओगे कि ये जो है वो आधुनिक मानव है, जो 3 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पे आया। तो ह्यूमन हिस्ट्री होमो सेपियंस से शुरू मानते हैं हम उसको। होमो सेपियंस मतलब आज का जो मानव है होमो सेपियंस है। तो होमो सेपियंस से शुरू मानते हैं, मतलब 3 लाख वर्ष पहले, और लिखने का काम हमने 6500 वर्ष पहले ही किया है। इसलिए हम कहते हैं कि मनुष्य का जो इतिहास है ये पृथ्वी के इतिहास का एक अंश मात्र है। एक प्रथम कोशिक जीवों से लेकर पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद प्रथम कोशिक ये जीव उत्पन्न हुए, फिर ऑक्सीजन, फिर जीवाणु, फिर इस तरह से धीरे धीरे बहुत लेट जाके मनुष्य की उत्पत्ति जो है वो होती है। तो हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं? हम अतीत का अध्ययन जो है वो आपके पूरी पृथ्वी का करते हैं, और पृथ्वी में भी उसके बाद अंत में हम है वो मानव के इतिहास पे आ जाते हैं। तो इस बात को हम है वो थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, और बहुत अधिक इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आगे की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण आने वाली है। ठीक है, तो इसमें आपको पहला पॉइंट क्या डालना है? पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा हिस्सा मानव का इतिहास है। छोटा हिस्सा मानव का इतिहास है। ठीक है, देखिए चीज़ों को समझते जाना बड़ा इंटरेस्टिंग है, और अगर हर दिन इसको थोड़ा थोड़ा आप अभ्यास करेंगे तो इतिहास में कभी आपको दिक्कत है वो नहीं आएगी। ठीक है, क्या लिखा है? पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा हिस्सा मानव का इतिहास है। ठीक है, जहां अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी का इतिहास आरंभ हुआ, जिसमें क्रमशः एक कोशिकीय जीव O2, उसके बाद में जीवाणु,
उसके बाद में आपके कवक, प्रवाल, ठीक है। उसके बाद में आपके मछली, शार्क, सरीसृप, है ना, मछली, शार्क, अभयचर जीव, तथा फूल, मधुमक्खियां उत्पन्न हुई। फूल व मधुमक्खियां उत्पन्न हुई। ये प्रश्न कैसे आ सकता है? ये प्रश्न आता है आपके इस परिप्रेक्ष्य में कि पृथ्वी के जीवों की उत्पत्ति को निम्नलिखित में से क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। तो उसमें ऐसे क्रम पूछा जा सकता है कि सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ और बाद में क्या हुआ। ठीक है, अभी हम विषय में जो है वो आपके प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आप इसको समझते जाइए, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा ये मनुष्य का इतिहास है। इससे पहले पूरा का पूरा इतिहास जो है वो आपके बाकी जीव जंतुओं का इतिहास रहा है। तो हमने देखा कि किस तरह से पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा हिस्सा मानव इतिहास है, जहाँ अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी का इतिहास आरंभ हुआ, जिसमें एक कोशिका, जीव, ओटू, जीवाणु, कवक, प्रवाल, मछली, सारग, अभ्यचर जीव, फूल और मधुमक्खियां उत्पन्न हुई। वहीं आप देख सकते हो कि तकरीबन 3 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर मानव का इतिहास आरंभ हुआ। ठीक है, वहीं तकरीबन 3 लाख वर्ष पहले मानव का इतिहास आरंभ हुआ। ये होमो सेपियंस को अपन आगे हेडिंग से समझेंगे, ठीक है ना। तो 3 लाख वर्ष पहले ह्यूमन हिस्ट्री स्टार्ट होती है, और हालांकि उससे पहले भी आपके यूँ कहिए कि आदि मानव था, अग्नि थी, मगर उसका इतिहास हमारे पास में इतना है नहीं। ठीक है, होमो सेपियंस के रूप में। और लेखन कला का विकास तो बहुत बाद में हुआ। हालांकि साल कभी नहीं पूछते कि किस साल कब इतिहास उत्पन्न हुआ वगैरह, ऐसा कभी प्रश्न नहीं आता। मगर आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य की हिस्ट्री में सबसे छोटी हिस्ट्री किसी की है तो वह मनुष्य की, पृथ्वी के इतिहास में सबसे छोटा इतिहास किसका है? मनुष्य का। इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती कि इनका अध्ययन करता कौन है, क्योंकि लेखन कला तो 6500 साल पहले विकसित हुई है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। लेखन कला का विकास 6500 साल पहले हुआ है। तो सीधी सी बात है, जब लेखन कला 6500 साल वर्ष पहले आई है, तो इनका अध्ययन करते कैसे हैं? तो इनका अध्ययन करने के लिए 4 मेन शाखाएं काम करती है। एक जियोलॉजी काम करती है। जियोलॉजी क्या करती है? भूगर्भ के अंदर की जो बातें हैं उनका स्टडी करती है, जैसे चट्टानों का अध्ययन करना हो, मिट्टी का अध्ययन करना हो, पत्थरों का अध्ययन करना हो, चाहे वो आपके पहाड़, पर्वत, नदियाँ, महासागर, इनके अध्ययन करने का काम कौन करता है? भूविज्ञानी। दूसरे आते हैं आपके पैलियो आर्कियोलॉजिस्ट। ये जियोलॉजिस्ट थे, ये पैलियो आर्कियोलॉजिस्ट थे। ये क्या होते हैं कि पृथ्वी की जो भू परतें हैं, इन परतों के बीच में कई सारे जीव जंतु के पद चिन्ह, पत्ते, पेड़ पौधे, इनके पत्तियां वगैरह अंदर दबी हुई होती है, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। जिसमें जीव और अश्म का मतलब होता है पत्थर। तो जीवों के जो अवशेष पत्थर का रूप ले लेते हैं, या जीवों के अवशेष जो पत्थरों के साथ होते हैं, मिट्टी के रूप में होते हैं, शिलाओं के बीच में होते हैं, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। इन जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले जो जीवाश्म विज्ञानी हैं, जिसे अपन पैलियो आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ये
जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि लिखने की कला का जो विकास हुआ, लेखन कला का, इससे पहले अध्ययन की एक प्रमुख जो आधार था, प्रमुख सामग्री जो थी, वो थी जीवाश्म विज्ञान। तो इसका तीसरा आता है मानव विज्ञान, जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये मनुष्य के आपके विकास को बताते हैं, मनुष्य के अंदर उसके शारीरिक विशेषताएं कौन सी होती है उसको बताते हैं, पुरानी विशेषता नई विशेषताओं के बीच अंतर को करते हैं, साथ में आपके मानव समाज और संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक का इनका आपस में तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने का काम करते हैं। उसके बाद में आते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद। पुरातत्वविद क्या करते हैं, इनमें और इनमें फर्क है। देखो, पहली आर्कियोलॉजिस्ट जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवाश्म अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद आपके पुरातात्विक जो सामग्री है, चाहे वो आपके यूँ कहिए कि कोई महल हो गया, भवन हो गए, मृदभांड हो गए, शिलाएं हो गई, और जितनी भी कलाकारी जो मनुष्य ने की है, मन के मूर्तियां, मृदभांड, ये सारे अध्ययन कौन करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये चारों लोग मिलकर अतीत का अध्ययन है वो करते हैं। किस प्रकार करते हैं, देखो, तो ये तो हो गया अतीत के बारे में थोड़ा सा। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि अतीत के अध्ययन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, जैसे भूविज्ञानी, अब मैं इसकी हेडिंग दे देता हूं, मानव ने लेखन कला का विकास पैंसठ 150 वर्ष पूर्व किया। ठीक है, क्योंकि लेखन कला जो होती है ना, अगर लेखन कला से सारी चीजें लिखी हुई मिल जाती तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समस्या ये आती है कि हर कुछ लिखा हुआ है नहीं, 6500 साल पहले तक का कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हमें अन्य स्रोतों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। इस कारण अतीत के अध्ययन हेतु हमें निम्न शाखाओं ठीक है, कई सारी शाखाओं पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें आपके एक आ जाता है भूविज्ञानी। अब भूविज्ञानी ह्यूमन हिस्ट्री को नहीं बताते, मगर पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं, जिसमें पृथ्वी की जो भी स्थलाकृतियां हैं, मिट्टी का अध्ययन हो, चाहे चट्टानों का अध्ययन हो, चाहे आपकी नदियां, महासागर, महाद्वीपों का अध्ययन, ये सारा का सारा आपके पृथ्वी के हिस्सों का, पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों का तो भूविज्ञानी पृथ्वी का इतिहास बताते हैं। उसके बाद में आते हैं जीवाश्म विज्ञानी। जीवाश्म विज्ञानी मतलब पैलियो आर्कियोलॉजिस्ट, ये जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जिसमें जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के अवशेषों का अध्ययन जो है उसमें किया जाता है। ठीक है, तो पशुओं और मानव अवशेषों का अध्ययन करते हैं। पशुओं, मानव
पेड़ पौधों के करोड़ों वर्ष पूर्व के अवशेषों का अध्ययन। अवशेषों का अध्ययन करते हैं। फिर इसमें कार्बन डेटिंग पद्धति, पोलिनियम डेटिंग पद्धति, यूरेनियम डेटिंग पद्धति, ऐसी कई सारी डेटिंग पद्धतियां लगाते हैं और उसमें उन जीवों के अवशेष की आयु ज्ञात करते हैं, जिसके बेस पे कहते हैं कि ये करोड़ों वर्ष पुराना है। फिर इसमें विज्ञान की स्टडी साथ में जुड़ जाती है, क्योंकि बिना विज्ञान के इनके जीवों के आपके जो कार्बन है वगैरह है उनके अध्ययन कंप्लीट है वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो भूविज्ञानी, जीवाश्म विज्ञानी, तीसरा है आपके मानव विज्ञानी, एंथ्रोपोलॉजी। आईएएस में विषय होता है एक मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अतीत के मानव व समाज का वर्तमान के मानव और समाज के मध्य का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं कि किस तरह से इवोल्यूशन जो है वो हुआ था। ठीक है, तो मानव समाज और संस्कृतियों का अतीत से लेकर मानव समाज, व संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन। इसमें छठी क्लास में बड़ी शानदार किताबें हैं। चौथा टॉपिक पढ़ रहे हैं, पांचवा टॉपिक भारत का नाम कैसे पड़ा। इतना प्यारा समझाया है टॉपिक आगे इसको। मैं सुबह पढ़ रहा था आज उसको। चीनी स्रोतों में, भारतीय स्रोतों में, फारसी स्रोतों में, अरबी स्रोतों में, यूनानी स्रोतों में भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, किसने क्या कहा। एक शानदार टॉपिक जो सिर्फ सीधे प्रश्न नेट में देखने को मिलते हैं। ये तो पहला पार्ट तो ठीक है, एक नॉर्मल जनरल अंडरस्टैंडिंग का है, लेकिन जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो टॉपिक बड़े शानदार है। और ये 5 टॉपिक पढ़ने के बाद इतिहास का बेसिक ज्ञान वाकई में हो जाता है। अभी नेट के मैं प्रश्न देख रहा था, तो नेट के 2 प्रश्न छठी कक्षा के 5वें अध्याय से आए हुए थे। तब मुझे लगा कि वाकई में एनसीईआरटी का एक अच्छा इम्पोर्टेंस है। और आगे जितने भी आपके केवी के पेपर, ईएमआरएस के पेपर, L2 का पेपर, इनमें तो इसका गजब रोल रहता है। ठीक है ना, तो एक लाइन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये पॉइंट आपके काम आ सके। वर्तमान तक का अध्ययन। उसके बाद में आता है पुरातत्व विज्ञानी। विद कह सकते हो आप उसको। ये पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करता है। मृदभांड हो गए, मणके हो गए, मोहरे, भवन इत्यादि का अध्ययन। ये शाखाएं मिलकर यूँ समझ लीजिए कि अतीत के अध्ययन में योगदान देती है। तो आपको ये चारों शाखाएं याद रखनी। ये परीक्षा में ऐसे सुमिलित करों में आ सकती है कि जियोलॉजिस्ट, पैलियो आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, चारों को ऐसे सुमिलित करों में प्रश्न दिया जा सकता है। जीवाश्म किसे कहते हैं? तब आप कहोगे पशुओं, मानव और पेड़ पौधों के
करोड़ों वर्ष पूर्व के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। इनका अध्ययन कौन करता है? पैलियो आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, पुरातत्व का भी हो गया, मानव विज्ञान का हो गया। ठीक है, तो देखिए ये पहला बिंदु था कि हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा कोई ऐसा इम्पोर्टेंट बातें थी नहीं, मगर हाँ अगर इसको पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज हो जाता है। मत भूलना ये 6ठी कक्षा की किताब है। 12वीं तक आते आते ये सारी चीज़ें आपको और बढ़िया लगने लगेगी, क्योंकि इनका इम्पोर्टेंस आगे हर टॉपिक में आपको समझ में आता जाएगा। अब हम आते हैं दूसरी हेडिंग पे, इतिहास में समय की गणना किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, देखिए हिस्ट्री में टाइम कैलकुलेशन होता कैसे है। हिस्ट्री में संवत तय किए गए हैं, और आपको पता है कि सारा कुछ जो पहले था वो आपके यूं कहिए कि मैं आपको बता देता हूं कि भारत के इतिहास के अंदर पहले संवत शुरू कैसे होते थे, जब कोई राजा राज्याभिषेक करता था, जैसे हर्षवर्धन ने अपना राज्याभिषेक किया तो उसी दिन से नया संवत शुरू हो जाता था। गुप्त काल में जैसे चंद्रगुप्त ने या श्रीगुप्त ने किया तो वहीं से उसका नया संवत मान लिया जाता था। तो पहले क्या होता था कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूँ तो जैसे ही कोई बड़ा राजा एक नए युग का आरंभ होता था वहीं से नया संवत मान लिया जाता था, और हर देश में ये अलग अलग चलता था। फिर धीरे धीरे 46 BCE में 46 BCE में बिफोर कॉमन एरा, ये क्या है इसको अपन आगे समझेंगे, में जूलियन कैलेंडर शुरू हुआ। जूलियन कैलेंडर शुरू किया गया था, जो लंबे समय तक चला, और 1582 में इसको रिप्लेस किया जूलियन कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर के। ये जॉर्ज ग्रेगरी 8 के द्वारा, पोप के द्वारा शुरू किया गया था। इसको ओल्ड सिस्टम कहते हैं और ग्रेगोरियन कैलेंडर को न्यू सिस्टम कहते हैं। ये चला तो 1582 के अंदर ग्रेगोरियन कैलेंडर आ गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसको न्यू सिस्टम कहते हैं, इसको ओल्ड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब आप इसको समझना थोड़ा सा। अभी जो इतिहास के समय की गणना है, पहले क्या था, पहले 2 चीजें आती थी, मैं लिखूंगा बाद में, पहले समझाता हूँ। AD और BC, ये एक स्केल था। जैसे 2000 AD, सॉरी पहले इधर BC इधर AD। ठीक है, पहले ऐसे सिस्टम था, 2000 फिर 1500 फिर 1000, ऐसे करते करते और 1 तक बात आती थी, है ना, उल्टे साल चलते थे। इसका होता था बिफोर क्रिस्ट, ईसा से पहले, और ये थे आपके 1 से लेकर, जैसे अभी 2025 चल रहा है तो 2025 तक। इसे कहते थे एनो डोमिनी, ईसा के बाद। इसको ईसवी लिखते थे, इसको ईसा पूर्व लिखते थे। फिर विरोध हुआ, थोड़ा सा विरोध इस बात का कि भाई जैसे पारसी है तो उन्होंने कहा कि हम ईसा से पहले ईसा के बाद क्यों माने। इस्लाम है तो वो कहे कि भाई हम ईसा से पहले ईसा के बाद क्यों माने, क्योंकि ईसा का संबंध तो ईसाई धर्म से है। हिंदू क्यों माने, मुसलमान क्यों माने, बौद्ध क्यों माने, हर धर्म का अपना अलग से चरित्र है, तो वो सब ईसा को क्यों माने। तब इस नामकरण में थोड़ा सा चेंज किया गया। BC को बिफोर कॉमन एरा नाम दिया। क्या? बिफोर कॉमन एरा। और AD का नाम दिया कॉमन एरा। तो AD को कहा जाता है CE और BC को कहा जाता है BCE। तो आगे अब आप है वो कहीं पर भी नया नाम देखते हो तो BCE और CE देखेंगे। CE पूर्व में AD कहलाता था और BCE पूर्व में BC कहलाता था। ठीक है, अगर अपन इसको हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या आता है, BC का मतलब होता है सामान्य संवत से पूर्व, सामान्य संवत से पूर्व, और CE को कहते हैं सामान्य संवत। ठीक है, ये अभी लिया गया है। ठीक है, हम कह रहे थे ना कि 3 लाख वर्ष पूर्व से इतिहास का मोटा मोटा आरंभ शुरू हुआ। तो देखिए कैसे, अब आप इसको यूं समझ लेना कि ये है ईसा का जन्म। ठीक है,
इससे पहले का जो काल है ये सामान्य संवत से पूर्व है। आप शॉर्ट में देखोगे सामान्य संवत से पूर्व, इसके बाद है सामान्य संवत। मतलब ये पूरा का पूरा BCE है और ये पूरा का पूरा CE है। ठीक है, तो 3 लाख BCE से इतिहास आरंभ, ह्यूमन हिस्ट्री आरंभ मानी जाती है। फिर 40,000 BCE में पहली बार चित्रकारी के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। फिर हिमयुग आता है। हिमयुग क्या होता है? पूरी पृथ्वी पर बर्फ की चादर फैल जाती है। पृथ्वी पर 5 हिमयुग देखने को मिले। ठीक है, जैसे हार्मोनियन का, क्रायोजेनिक का, अल्पिनियन का, और आपके एक प्लीनियन काल का, प्लीनियन नहीं था, पेलियोजोइक काल का, फिर आपके क्वार्टरनी काल का। तो 5 बार ऐसा माना जाता है कि पूरी पृथ्वी पर बर्फ जम गई थी। और बर्फ जमने के बाद न तो खेती होती है और कुछ भी नहीं होता। फिर हिमयुग चला। ठीक है, अंतिम युग था ये। फिर हिमयुग का अंत माना जाता है 12,000 BCE को हिमयुग का अंत हुआ। उसके बाद में लोगों ने खेती करनी शुरू करी और 8,000 BCE से पहली बार स्थायी निवास और कृषि का हमें प्रमाण प्राप्त होता है। उसके बाद तांबे का पहली बार प्रयोग 4,000 ईसा पूर्व हमें देखने को मिलता है। 6,000 BCE में हमें भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक प्राप्त होती है। 4,000 के आसपास ही मेसोपोटामिया में संसार का पहला नगर हमें प्राप्त होता है। फिर 2,000 BCE में सिंधु सरस्वती सभ्यता हमें देखने को मिलती है। फिर बुद्ध का जन्म वगैरह ये सब घटनाक्रम, और अब 2000 CE चल रहा है और इसी कालखंड में हम मौजूद है और ये कालखंड कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा है। तो इतिहास में समय की जो गणना है वो बेसिकली आपकी संवतों के आधार पर की जाती है। ये संवत लोकल संवत भी है, जैसे अगर हर धर्म के जो मांगलिक कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य मतलब उत्सव वाले मंगलपूर्ण कार्य, उनकी गणना के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्थानीय पंचांग का यूज करते हैं। हिंदू धर्म के पंचांग, ईसाइयों के पंचांग, मुसलमानों के पंचांग, सबके अपने अपने पंचांग हैं। और बाकी वाइड लेवल पर अगर हम बात करें तो फिर हम कैलेंडर का, संवत का उपयोग करते हैं, जिसमें वर्तमान में ग्रिगोरियन कैलेंडर चल रहा, जो कि ये है यहाँ पे। इससे पहले आपके जूलियन कैलेंडर चलता था, जैसे ओल्ड सिस्टम कहा गया, उसमें कुछ लीप ईयर में गड़बड़ी थी, वो थोड़ी सी ठीक की गई थी। तो इसमें आपको क्या करना, देखिए ये आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा शब्दों में रूप दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी भाषा दे देते हैं। आप इस टेबल को बना लेना और लिख लेना, उसमें ये सारे पॉइंट डाल देना। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको कैसे डालने। ये डाल देना और हिमयुग यहाँ पे ये डाल देना, अंतिम हिमयुग का। ठीक है, PPT में शेयर कर लूँगा। और ये ठीक है, एक क्रम से याद रखना क्योंकि कई बार इनका क्रम पूछते हैं। ठीक है, तो ये मेन घटनाएं हैं जो आपको बढ़िया से समझनी है, बढ़िया से आपको याद रखनी है। और इन बातों को मैं थोड़ा सा रूप, आप तो इसको लिख लेना। और अब हम अगले बिंदु पे आते हैं कि किस प्रकार समय की गणना की जाती है। तो अब आप इसको देखना। मांगलिक कार्यों हेतु हर धर्म के अपने पंचांग का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में आपको पता विक्रमी संवत का यूज किया जाता है, ये मांगलिक कार्यों के लिए है ना। मांगलिक कार्यों का सीधा सा मतलब ये होता है कि हमारे जो उत्सव वगैरह होते हैं उनकी गणना के लिए हमने, हर धर्म ने अपना अपना एक स्थानीय कैलेंडर जो है वो बना रखा है। वो सिर्फ और सिर्फ मांगलिक कार्यों के लिए काम आता है। और इसके अलावा बाकी अगर आप बात करोगे सामान्य तौर पे, तो वर्तमान में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। वहीं गणना हेतु ग्रेगोरियन कैलेंडर ठीक है। तो सामान्य समय की गणना के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर मैं इस कैलेंडर की बात करूं तो इस कैलेंडर की खास बात क्या है, यह पोप ग्रेगरी अष्टम द्वारा 1582 CE में लागू किया गया था। ठीक है, इसने 46 बिफोर कॉमन एरा से चल रहे जूलियन कैलेंडर का स्थान लिया था। जूलियन सीजर का कैलेंडर था। ठीक है, जूलियन कैलेंडर का स्थान पोप ग्रेगरी ने नया कैलेंडर जारी किया था जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। और इस कारण ग्रेगोरियन को न्यू सिस्टम व जूलियन को ओल्ड सिस्टम कहा जाता है। ऐसे OS और NS लिखा जाता है। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत अधिक अपन डिटेल में बात नहीं करेंगे, बेसिक जानकारी पे। मैंने आपको कहा था कि मैं NCERT के साथ में आपको बेहद सामान्य से अतिरिक्त फैक्ट दूंगा। तो ये यूं कहिए कि सामान्य सा अतिरिक्त फैक्ट है, ये NCERT में नहीं है, मैंने थोड़ा मेरी तरफ से इसको ऐड किया है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर पूर्व में AD और BC का प्रयोग होता था, जो वर्तमान में CE और BCE का प्रयोग होता है। कैसे होता है ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ, फिर ये हेडिंग पूरी हो जाएगी। अब बहुत अधिक नहीं बचा, ये पार्ट बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन पहला अध्याय है तो थोड़ा सा मुझे उस हिसाब से करना पड़ रहा है। हेडिंग दे देता हूं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर कैसे कार्य करता है। ठीक है,
अच्छा, इसमें आप अगर देखोगे तो इसके दो भाग किए गए हैं, ठीक है। एक बिफोर कॉमन एरा, जिसे पहले हम क्या कहते थे, बिफोर क्रिस्ट बोलते थे, ईसा से पहले बोलते थे, और हिंदी में इसको कहते हैं सामान्य संवत से पूर्व। हिंदी में क्या कहते हैं, सामान्य संवत से पूर्व, ये बोलते हैं। ये वर्तमान का कैलकुलेशन है। आप पुरानी किताबें देखोगे तो उसमें ईसा पूर्व मिलता है, नई किताबों में सामान्य संवत से पूर्व मिलेगा आपको। और दूसरा जो है वो है अब है सीई, जिसे पहले एडी कहते थे। क्या कहते थे, एडी कहते थे, और इसको कहा जाता है सामान्य संवत। हिंदी में क्या कहते हैं, सामान्य संवत। पिछली स्केल में ये था भी, आपने अगर नोट किया हो तो देखियो, ये देखो, ये लिखा सामान्य संवत से पूर्व, ये सामान्य संवत, ठीक है। तो इसका क्या है, नाम बेसिकली दिया गया है। पहले क्या, ईसा के जन्म से शुरू किया गया था, क्योंकि ईसा का जन्म खुद क्लियर नहीं अभी तक। कोई मानता है 4 ईसा पूर्व, कोई मानता है 6 ईसा पूर्व, कोई मानता है 5 ईसा पूर्व। अभी तक उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, इसको आप यूं समझना, मैं थोड़ा सा इसको एक टेबल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है। जैसे ये स्केल है। अब इस स्केल में क्या है, जैसे इधर हम ले लेते हैं BCE को, बीच में एक ऐसा इलाका आएगा जो बिल्कुल नील होगा, है ना। ये इस इलाके को अपन नील कर देते हैं, और ये BCE और इधर CE कर देते हैं। आप समझना, आपको अच्छा लगेगा इसमें, ठीक है। BCE CE। अब इधर से देखिए, आप इधर से साल शुरू करते हैं, जैसे 2000 BCE, 1000 BCE, 500 BCE, 100 BCE, और लास्ट में 1 BCE, ठीक है। ऐसे उल्टे चले साल। फिर एक 0 पॉइंट आया, 0 पॉइंट है नहीं वैसे ग्रेगोरियन में। फिर वापस 1 से शुरू हुआ, 1 CE, 100 CE, 500 CE, 1000 CE, और वर्तमान का मतलब 2025। और समय कैसे आगे बढ़ रहा है, देखिए आप, समय यूं बढ़ रहा है आगे। आप देखोगे तो पाओगे कि 2000, 1500, तो इस अवधि से पहले समय उल्टा चलता था। इस पॉइंट के बाद समय सीधा चलना शुरू हुआ, क्योंकि हमें पहले 0 पॉइंट पे लाना था। अब इसमें आपने एक बात नोटिस करी हो, 1 और के बाद सीधा 1 आया है, 0 नहीं आता इसमें। ग्रेगोरियन कैलेंडर में 0 वर्ष नहीं आता। इसकी कुछ विशेषताएं हम इधर साइड लिख लेते हैं कि इस कैलेंडर में 0 नहीं आता। कैलेंडर में 0 वर्ष नहीं होता, बल्कि 1 के बाद सीधा 1 आता है। 1 BCE के बाद 1 CE आता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना कि कभी भी 1 BCE के बाद 0 नहीं आएगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर में 0 साल होता ही नहीं है, है ना। 1 के बाद सीधा 1 आएगा। ये देखिए आप, ये इसके बाद सीधा 1 आएगा, ठीक है। हालांकि 1 के बाद 1 आने का मतलब ये हुआ कि 1 साल ही गैप है इसमें। तो 1 के बाद 1, 2 के बाद फिर 2 को 2, ठीक है। जैसे 100 है, 100 के बाद 100। अगर आपसे पूछे कि 1 BCE और 1 CE के बीच में कितने साल का अंतर है, 1 साल का अंतर है। कैसे, 1 BCE और 1 CE, इसके बीच में 1 साल का अंतर है, बीच में 0 नहीं है। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, 1 + 1 - 1 कर दो। 2 BCE और 2 CE के बीच में कितना अंतर है, 2 + 2 - 1 कर दो।
-1 क्यों? क्योंकि 0 साल बीच में है नहीं। 3 BC और 3 BC के बीच में कितना अंतर है? तो आप 3 + 3 - 1 कर दो। ठीक है, तो ये बढ़िया तरीका होता है ज्ञात करने का। जैसे यहां पे देखो, ये महात्मा बुद्ध का जन्म बताया इसमें 560 सामान्य संवत पूर्व। अगर आपसे कोई पूछे कि महात्मा बुद्ध का जन्म आज से कितने साल पहले हुआ था, तो 560 + 2025 - 1 कर दो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से जैसे ये कोई घटना ले लो आप, इसमें से भी आप ऐसे कैसे कार्य कर सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने का यही तरीका होता है, जैसे करके लिखो कि 2 BC व 2 CE के मध्य 3 वर्ष का गैप है। कितना अंतराल है? 3 वर्ष का अंतराल है। कैसे करोगे? 2 + 2 - 1। ठीक है, इस तरह से आप वर्तमान की कोई भी तिथि ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी तिथि। ठीक है, 564 से ज्ञात कर सकते हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की एक विशेषता ये है कि 0 से पहले 0 है नहीं, 1 तक BC, फिर 1 के बाद CE शुरू हो जाएगा। BC उल्टे चलते थे और CE जो है वो सीधे चलते हैं। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा और ये कॉमन एरा। और ये इसके आगे आप बिफोर कर देना। तो इस तरह से एक विशेषता होगी। दूसरी विशेषता, इसमें लीप ईयर होते हैं, मतलब हर चौथे साल में 366 दिन होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि दिन की साल की जो अवधि है वो 365 दिन होती है। 365.4 मानते हैं, मतलब 365 दिन होते हैं 3 साल। फिर सवा होते होते चौथे साल 1 दिन पूरा हो जाता है। तो इसमें लीप ईयर की अवधारणा है। जूलियन कैलेंडर में लीप ईयर की अवधारणा थी नहीं। इस वजह से क्या था कि वो कैलेंडर पूरा नहीं था। तो 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर जो न्यू सिस्टम है उसको उसी जगह से एक प्रकार से चेंज करके ठीक किया गया था। तो इसमें लिख सकते हो कि इसमें हर चौथा वर्ष, अब इसको हम ज्ञात कैसे करते हैं? 4 का भाग देके ज्ञात करते हैं। हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। ठीक है, हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, जिसमें 66 दिन होते हैं। और ये दिन बढ़ता कौन से महीने में? फरवरी महीने में बढ़ा देते हैं। ठीक है, लीप ईयर भी होता है, लीप शताब्दी भी होती है इसमें। ठीक है, जैसे जिसमें आपके 400 का भाग जाता हो उसे हम लीप शताब्दी कहते हैं। और इसमें जैसे 400 से जो भी विभाजित होगा उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप शताब्दी वर्ष कह सकते हो। लीप शताब्दी भी होती है इसमें, 400 से डिवाइड होने पर। क्योंकि ठीक है, ये कोई ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, गणित में अपने आप रीजनिंग में आप करते रहोगे, बट इतना ध्यान रखना कि चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। ठीक है, इसकी बड़ी इकाइयाँ भी होती है, जैसे शताब्दी है। शताब्दी 100 वर्ष का समुच्चय कहलाती है। सेंचुरी बोलते हैं, मिलेनियम बोलते हैं, सहस्त्राब्दी जो 1000 वर्ष का समुच्चय होती है। ठीक है, इसमें शताब्दी तथा सहस्त्राब्दी मतलब 1000 वर्ष। इकाइयां होती हैं। ठीक है, तो ये बड़ी सामान्य सी बातें हैं, ज़्यादा माथापड़ी नहीं करनी हमारे को, मगर हाँ आपको ध्यान रखना है
कि शताब्दी साल क्या होते हैं, BC, EC। मैं आपको अब बताऊं, जब मैं ये 6ठी क्लास की किताब पढ़ रहा था तो ये जो बात थी ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर में 0 नहीं आता, ये बात सच बताऊं तो पहले मेरे मस्तिष्क में भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसको पढ़ा तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि ये वाकई में मेरे लिए भी एक नया बिंदु था। हालांकि क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, उसमें कहीं न कहीं कमियां होती जो हमें पता नहीं चलती। जैसे ही इसको देखा तो दिमाग में आया कि तो मेरे में कमी थी। मुझे खुद को आइडिया नहीं था कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में 0 नहीं आता, 1 के बाद सीधा 1 ही आता है। वाकई में पहली बार मेरे लिए बड़ी नई जानकारी थी। तब मुझे लगा कि पूरा पाठ पढ़ना मेरे लिए सफल हो गया, क्योंकि आपको वो बिंदु मिला जिसके बारे में आपको पूर्व में जानकारी नहीं थी। और पूर्व में जानकारी नहीं हो और फिर कोई ऐसा बिंदु मिले तो थोड़ा सा उसको ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात थी, थोड़ा एक्स्ट्रा करके लिखा है हमने। ये वर्डिंग होगी। अब आते हैं तीसरी हेडिंग, इतिहास के स्रोत क्या क्या है। ठीक है, इतिहास के स्रोत क्या क्या है। और मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि बिना स्रोतों के इतिहास लिखा नहीं जाता, बिना एविडेंस के इतिहास का कोई महत्व नहीं है। हिस्ट्री के अंदर लिखा गया एक एक तथ्य, इतिहास में शामिल की गई एक एक बात के पीछे एविडेंस बहुत जरूरी होते हैं। बिना एविडेंस के हिस्ट्री में कोई पॉइंट लिखा नहीं जाता। आप कोई भी बिंदु पढ़ते हैं इतिहास में कि समुद्रगुप्त ने दिग्विजय नीति चलाई, तो निश्चित तौर पे इसके पीछे कई सारे साक्ष्य हैं। बिना साक्ष्यों के कुछ भी नहीं लिखा जाता। अगर आप पढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त वीणा वादन में रुचि रखता था, मतलब डेफिनेटली उसके नाम का कुछ न कुछ इसका ऐसा मिला। आप अगर कोई भी शासक के बारे में कोई भी तथ्य पढ़ते हैं तो तय बात है कि बिना स्रोत के तथ्यों को इतिहास में शामिल नहीं किया जाता। यही कारण है कि दंत कथाएं जितनी भी है, मिथक जितने भी है, माइथोलॉजी जिसे हम कहते हैं, इनको इतिहास में, किंवदंतियों को इतिहास में स्थान इसलिए नहीं दिया जाता कि उनके पीछे एविडेंस नहीं है। अब इतिहासकार के पास में कई सारे स्रोत होते हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वो है जो पुस्तक रूप में है। ये विदेशी विवरण हो सकते हैं, ये भारतीय साहित्य हो सकता है। आप इसकी तालिका बना देना, इसको एज इट इज, मैं PPT शेयर कर लूंगा। वेद व साहित्य, इतिहास, भारतीय साहित्य, विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में यात्रा वृत्तांत हो सकते हैं, जैसे अल-बरूनी ने लिखा है, चाहे इब्न बतूता ने लिखा है, चाहे हेनशांग ने लिखा है, चाहे आपके इंडिका पुस्तक है, ये सारे और ऐतिहासिक वृत्तांत। ठीक है, यात्रा वृत्तांत और ऐतिहासिक। यात्रा वृत्तांत में व्यक्ति जो है, कोई भी यात्री होता था, वो पूरी यात्रा अपनी बिल्कुल जीवंत लिखता था कि मैं वहां गया, वहां पे ये था, वहां पे ये था। ऐतिहासिक जो वृत्तांत होता है, जैसे इंडिका है, तो इंडिका में पूरी हिस्ट्री लिखी गई है। अब जैसे हेनशांग का आपके CU की है, तो उसको यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा हुआ है। भारतीय इतिहास साहित्य जिसमें वेद है, कविता, नाटक, लेख, वैज्ञानिक लेख, तकनीकी लेख, ये सब आ जाते हैं। कुछ मौखिक स्रोत होते हैं जिनके पीछे यूं कहिए कि गीत है, जैसे कोई गाँव में गीत गाते हैं ना, लोकल गीत होते हैं, उन गीतों में भी कई बार इतिहास ढूंढ लिया जाता है। वंशावलियां हैं, लोक साहित्य है, ये मौखिक स्रोत है, इनके पीछे कोई ठोस आधार नहीं होता। तीसरा है आपके पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत ऐसे होते हैं जो धरातल के अंदर या बाह्य भागों में खनन और खुदाई के द्वारा हमें प्राप्त किए जा सकते हैं। भवन के रूप में हो सकते हैं, शिलालेख के रूप में हो सकते हैं, और आपके किसी भी मूर्ति के रूप में हो सकते हैं, मृदभांड के रूप में हो सकते हैं, और आपके कोई बर्तन के रूप में, मतलब वो सेम ही बात हो गई। तो इन रूपों में हो सकते हैं, स्मारक हो सकता है, कोई टीला हो सकता है ना। ये सारे के सारे पुरातात्विक स्रोत है। शिलालेख, देखो शिलालेख क्या होते हैं, ये सारे के सारे अभिलेख ही है, इंस्क्रिप्शन। अभिलेख को अगर किसी शिला पे लिखा है, पत्थर पे लिखा है, तो शिलालेख कहलाते हैं। स्तंभ पे लिखा है तो स्तंभ लेख कहलाते हैं। तांबे पे लिखा है तो ताम्र लेख कहलाते हैं। गुफा पे लिखा है तो गुहा लेख कहलाते हैं। और अगर किसी आपके मंदिर पे लिखा है तो मंदिर लेख कहलाते हैं। तो जिसके ऊपर लिखा गया है अभिलेख, उसको उस नाम से जाना जाता है। तो जैसे शिलालेख है तो ये पत्थर पे लिखा है, इसको अभिलेख लिखना ज्यादा बेहतर होता है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे आपके पुरातात्विक स्रोत हैं। ये नीचे आपके उपकरण है, मूर्तियां, मृदभांड वगैरह, ये सब। कुछ कलात्मक आते हैं जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, पट्टियां बनी हुई होती है वो,
तो ये सारे के सारे हिस्ट्री के स्रोत हैं। इन स्रोतों के बिना इतिहास में कोई भी बात शामिल नहीं की जाती। अब इन स्रोतों की स्टडी करने का जो काम है वो होता है इतिहासकार का। इतिहासकार इन स्रोतों की स्टडी करता है, एक से अधिक स्रोतों की स्टडी करता है। जैसे वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता का विवरण हमें वेदों से प्राप्त होता है और वेद साहित्यिक स्रोत है। इसको प्रमाणित करने के लिए हम उन क्षेत्रों में खुदाई भी करेंगे ताकि कोई पुरातात्विक स्रोत मिल जाए। इतिहासकार क्रॉस चेकिंग भी करता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर रहा है तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालिक जितने भी इतिहासकार हुए, जितनी भी पुस्तकें लिखी गई, उन सब की वो स्टडी करता है और सबकी स्टडी करने के बाद में एक निष्कर्ष लिखता है। कई बार तो स्रोतों में समान बातें आती, कई बार समान बातें नहीं आती, स्रोतों में अलग अलग बातें आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में इतिहासकार को निर्णायक की भूमिका में आना पड़ता है, निर्णय करना पड़ता है कि सही क्या है, और इस प्रकार वो इतिहास का पुनर्निर्माण करता है। इतिहासकार इतिहास लेखन में अपने साथ साथ में पुरातत्वविदों का यूज करता है, पुरातत्वविदों का उपयोग में लेता है, वैज्ञानिकों का लेता है। वैज्ञानिकों का क्यों? क्योंकि जैसे कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग करना हो, उस समय की जलवायु का अध्ययन करना हो, आनुवांशिकी का अध्ययन करना हो, क्योंकि जैसे कई बार आता है ना कि आर्यों के जो कुछ हड्डियां मिली हैं, अभी कुछ जो शव मिले हैं, आपके कंकाल तंत्र मिले हैं, तो कंकाल तंत्र के अंदर उसकी लेबोरेटरी की जाती है, उसमें पता चलता है कि इसके गुण कैसे हैं। अभी आया था ना कि आर्य बाहर से नहीं आए थे बल्कि भारत के ही थे, उनकी हड्डियों में आनुवांशिकता के जो गुण हैं वो भारतीयों के गुण हैं। तो इसमें साइंस का उपयोग हो जाता है, उस समय की जलवायु की स्टडी के लिए साइंस का उपयोग हो जाता है। तो इतिहासकार विभिन्न सारी जगहों से आपके उपयोग लेता है, विज्ञान का उपयोग लेता है, पुरातत्वविदों का लेता है, जियोलॉजिस्ट का लेता है, इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी का उपयोग करता है, आर्कियोलॉजिस्ट का उपयोग करता है। इन सब के जरिए इतिहासकार इन स्रोतों का अध्ययन करने के बाद में इतिहास का पुनर्निर्माण करता है। और जब स्रोतों में समानता होती है तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन स्रोतों में जैसे ही टकराहट होती है तब इतिहास को निर्णायक की भूमिका में आना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना कि इतिहासकार जब किसी विचारधारा से ग्रसित होता है तो इतिहास लेखन में भी वो पूर्वाग्रह आ जाता है। इतिहासकार को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, इतिहासकार को तटस्थ होना चाहिए, इतिहासकार को एक प्रकार से किसी भी विचारधारा की तरह जुड़ा हुआ, उनसे इंक्लाइंड नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो फिर वो निर्णायक होने के बाद वो ऐसा निर्णय करेगा कि इतिहास को अपनी दृष्टि से लिखेगा। अब जैसे कहते हैं कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस हैं, या फिर कोई नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं, या सबऑल्टर्न हैं, मार्क्सिस्ट हैं। अब ये हिस्टोरियन आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, फिर ये जब लिखते हैं तो ये अपनी आइडियोलॉजी से लिखते हैं। जब निर्णय की स्थिति आती है तब वो अपने विचार डाल देते हैं। कहते हैं ना कि जब औरंगजेब का इतिहास लिखा गया तो जब जदुनाथ सरकार साहब ने लिखा तो उन्होंने औरंगजेब के वे तथ्य उठाए जो औरंगजेब को खलनायक सिद्ध करते हो। तो उन्होंने नेशनलिस्ट अप्रोच से लिखा और औरंगजेब को गजब तरीके से खलनायक सिद्ध किया। जब फारूकी इतिहास लिख रहे थे उसी औरंगजेब का, तो उन्होंने वो तथ्य उठाए जो औरंगजेब को एक नायक सिद्ध करते हो। और फारूकी ने जो औरंगजेब के पे लिखा तो औरंगजेब ने और फारूकी ने औरंगजेब को भगवान सिद्ध कर दिया। एक ही व्यक्ति है और दो अलग इतिहासकार है, दोनों की अलग आइडियोलॉजी है, दोनों के तथ्य प्रमाणिक है। तो एक ने उसको भगवान सिद्ध किया, एक ने उसको खलनायक सिद्ध किया। इसलिए कहते हैं कि इतिहासकार निर्णायक होता है। अगर वो किसी आइडियोलॉजी से ग्रसित है तो बड़ी गड़बड़ बात है। ऐसा आरसी मजूमदार भी कहते हैं कि इतिहासकार जो है अतियों से बचना चाहिए। उसने कहा था कि मैं जेएस मिल और उनकी भी आलोचना करता हूं, क्योंकि उन्होंने साम्राज्यवादी इतिहासकार में भारतीय अतीत और गौरव को बहुत कलुषित करने का प्रयास किया। उसने कहा कि मैं केपी जायसवाल का भी खिलाफ हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत अत्यधिक लिखते हुए बहुत ज़्यादा अतीत के गौरव को एक प्रकार से बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। क्योंकि वो आरसी मजूमदार नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे, उसके बावजूद भी उन्होंने दोनों अतियों का विरोध किया था। तो यहाँ पे हिस्टोरियंस की जो भूमिका है वो बड़ी निर्णायक की भूमिका होती है, और ये जासूस नहीं है, ये निर्णायक की भूमिका है, जिसमें स्रोतों में टकराव होने पर इतिहासकार डिसाइड करता है कि उसको उसमें क्या लिखना है। ठीक है, और वो वही लिखता है जो उसको लगता है कि ज्यादा सत्य क्या हो सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद में हम अगली हेडिंग पे चलेंगे। ठीक है, फिर हमारा ये लेक्चर हम 2 पार्ट में कर लेते हैं, एक आधा घंटे का पार्ट बाद में कर लेंगे। ठीक है, बिना साक्ष्यों ब
स्रोतों के इतिहास में किसी भी तथ्य को स्थान नहीं दिया जाता। स्थान नहीं दिया जाता। इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का अध्ययन कर एक निर्णायक की भूमिका रखते हुए इतिहास का पुनर्निर्माण करता है। कोशिश ये की जाती है कि इतिहास को वैसा ही लिखा जाए जैसा आपके वाकई में अतीत में घटित हुआ था। इतिहासकार एक स्रोत पे भरोसा नहीं करता, एक से अधिक स्रोत यूज में लेता है। ठीक है, इतिहासकार यहाँ पे आप ये समझ लेना कि केवल अकेला नहीं होता। इतिहासकार के साथ में पुरालेख शास्त्री, जैसे हम लिपिकार बोलते हैं, जो इंस्क्रिप्शन को पढ़ने का काम करता है। इतिहासकार इतिहास लेखन में निम्न की सहायता लेता है। ठीक है, क्योंकि अकेला कुछ नहीं कर पाता, उसको विज्ञान की भी जरूरत होती है, उसको लिपिकार की भी जरूरत होती है जो लिपियों को पढ़ सकने में समर्थ हो। ठीक है, किसकी जरूरत सहायता लेता है इसको आगे लिखते हैं हम। देखिए, जैसे अब देखो, पुरालेख शास्त्री होते हैं। पुरालेख शास्त्री कौन होते हैं? जो प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन। ठीक है, इसके अलावा वो आपके जितने भी पुरातत्व विज्ञानी हैं, मानव विज्ञानी हैं, ये पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करते हैं। मानव विज्ञानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इसके बारे में पहले भी बता दिया है। विज्ञानी विज्ञान का सहारा लेते हैं। विज्ञान का सहारा क्यों लेना पड़ता है? विज्ञान का सहारा इसलिए लेना पड़ता है कि जब भी समय की गणना करनी हो कार्बन डेटिंग पद्धति से, कि कौन सा कंकाल तंत्र कितना पुराना है, जलवायु का अध्ययन करना हो कि उस समय किस प्रकार की जलवायु थी। आता ना कई बार कि अमलानंद घोष ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में लंबे समय तक आपके अकाल पड़ा था। तो ये जलवायु का अध्ययन विज्ञान के सहारे ही होता है। ठीक है, आनुवांशिकी का अध्ययन। आनुवांशिकी में क्या होता है कि जो समय के लोग थे, जो उनके कंकाल मिले हैं, उन कंकालों के अंदर क्या क्या गुण हैं, उनके जीन कैसे थे, इन सब की स्टडी आनुवांशिकी में होती है। तो ये सारी जो आपकी आनुवांशिकता वगैरह है,
इनको इनका यूज़ किया जाता है विज्ञान के सहारे। इसके अलावा आपके साहित्य और भाषाविद भी लिए जाते हैं ताकि पुराने लेखों को पढ़ सके। इन सब की सहायता से इतिहासकार जो है वो इतिहास लिखने का काम करता है, और इतिहास लिखने के लिए वो विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करता है। वो ये सारे स्रोत थे। तो ये यहाँ पे हेडिंग पूरी हो जाती। अब बात आती है मानव इतिहास का आरंभ। ह्यूमन हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? मैंने कहा ना कि ह्यूमन हिस्ट्री होमो सेपियंस से शुरू होती है। ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो 3 लाख वर्ष पहले शुरू हुई और होमो सेपियंस से शुरू हुई। होमो सेपियंस आधुनिक मानव है। इससे पहले निएंडरथल थे। निएंडरथल से पहले आपके होमो इरेक्टस थे। होमो इरेक्टस से पहले होमो हैबिट्स थे। होमो हैबिट्स से पहले आपके ऑस्ट्रोपिथेकस थे। मतलब ये मनुष्य की विकास की यात्रा है। आप देखते होंगे ना, पहले एक ऐसा झुका हुआ व्यक्ति आता है जिसको ऑस्ट्रोपिथेकस कहा जाता है, फिर थोड़ा सा उठा हुआ आता है, उसे होमो हैबिट्स कहा जाता है, फिर थोड़ा सा खड़ा आता है, होमो इरेक्टस कहते हैं। फिर आपके बिल्कुल दाढ़ी बाड़ी बड़ी हुई, वो आपके होमो निएंडरथल कहलाता है। फिर बिल्कुल आज का मानव आता है, वो होमो सेपियंस कहलाता है। होमो सेपियंस के बाद का इतिहास देखते हैं तो 3 लाख साल पहले से इतिहास शुरू माना जाता है। ये होमो सेपियंस है। ठीक है, आप देखो, इसमें हम सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे कि मानव का इतिहास जो है वो 3 लाख वर्ष पहले होमो सेपियंस से शुरू हुआ था। होमो सेपियंस मानव की विकास यात्रा का एक प्रकार से सर्वोच्च प्रजाति है। होमो सेपियंस से पहले ऑस्ट्रोपिथेकस से लेकर और आपके होमो सेपियंस तक की यात्रा हुई थी। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में बाद में आसानी होगी। ठीक है, मानव इतिहास तीन लाख वर्ष पहले होमो सेपियंस से आधुनिक व विकसित मानव, इसको कह सकते हो आप। स्टार्टिंग में क्या थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तब इनकी गति अपने आप बढ़ती जाएगी। पहले थोड़ा धीरे से शुरू करेंगे ताकि आप इतिहास की लय में आ जाओ, फिर मैं स्पीड भी पकड़ूंगा तो दिक्कत नहीं आएगी। होमो सेपियंस से आरंभ माना जाता है, आरंभ हुआ। ठीक है, मानव विकास यात्रा में या मानव विकास की यात्रा, मानव के विकास की यात्रा अब देखो, सबसे पहले ऑस्ट्रोपिथेकस हुए। एक क्रम पूछ सकते हैं। ऑस्ट्रोपिथेकस के बाद में होमो हैबिट्स आए। उसके बाद में होमो इरेक्टस। उसके बाद में निएंडरथल। और निएंडरथल तो आप यूं समझ सकते हो कि बिल्कुल होमो सेपियंस का ही रूप था। और लास्ट में होमो सेपियंस। ये मानव की विकास यात्रा है। इसको आप क्रम से प्रश्न पूछते हैं इसमें। ये मानव की विकास यात्रा, इसको आप समझना। ये आधुनिकता की ओर आप लिख सकते हो।
आधुनिकता की ओर। तो पूछ सकते सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद हालांकि इसके अंदर भी बहुत सारे विभाजन है, लेकिन मैं भूल नहीं जाऊँ, मैं बिल्कुल याद करता रहता हूँ कि मैं कक्षा 6 को पढ़ा रहा हूँ। हालांकि ये भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट डाला है, ये एनसीईआरटी में नहीं था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने उसको किया है। ठीक है, तो मानव इतिहास का आरंभ जो है वो इस तरह से हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रोपिथेकस से होमोसेपियंस तक, ये 3 लाख साल पहले होमोसेपियंस आ चुके थे। इस चित्र से आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग में ये लोग समूह में रहते थे और आखेट करना, शिकार करना और खाद्यान्न वस्तुएं जो होती थी, फल वगैरह, फूल, झाड़ियाँ, इनका संग्रह करना इनके काम थे और कोई काम नहीं था इनका। इसकी क्या विशेषताएं थी आधुनिक मानव की, होमोसेपियंस की, वो मैं थोड़ा सा लिखना चाहूंगा। अब देखिए, ये तो बात आपको समझ में आ गई मानव इतिहास की। अब हम लिखते हैं कि आदि मानव की विशेषताएं क्या थी। इसी क्लास में अपन टॉपिक पूरा कर देते हैं, है ना, डबल पार्ट अब नहीं करेंगे। विशेषताएं, क्या विशेषताएं थी आप समझना, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। आदि मानव जो था होमोसेपियंस, स्टार्टिंग में पहली विशेषता ये थी कि समूह में रहते थे और समूह में रहने के कारण ये लोग आपके सामूहिकता की भावना रखते थे। आखेट करना और खाद्यान्न को संग्रह करके रखना इनकी मेन कार्य यही थे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या लिखेंगे कि ये समूह में रहते थे। अभी तक इनको कृषि का कोई ज्ञान नहीं था, समूह में रहते थे। आखेटन व खाद्यान्न में क्या था इस समय, फल थे, झाड़ियां थी, ये खाद्यान्न था, अनाज तो था नहीं उस समय। खाद्यान्न संग्रहण इनका मुख्य कार्य था। ठीक है, मुख्य कार्य था। इनको ऐसा लगता था कि मरने के बाद में भी जीवन है, वो चलता रहता है, मुख्य कार्य था। मरणोपरांत जीवन की भी धारणा इनके मस्तिष्क में थी। मरणोपरांत जीवन में विश्वास रखते थे। ये बात कैसे पता चलती है, ये लोग किसी को दफन करते थे तो उसके साथ में सहायक सामग्री साथ में रख जाते थे ताकि मरने के बाद इसके यूज में आएगी। ठीक है, तो समूह में रहते थे, आखेटन व खाद्यान्न संग्रहण का मेन काम था इनका। इसके अलावा देखते हैं तो ये रहते कहाँ थे, रात को गुफाओं के अंदर रहते थे, शैलों में रहते थे, ताकि जानवर उनके ऊपर अटैक ना कर ले, क्योंकि दिन में ये जानवरों को मारते थे और रात में इनको सुरक्षा का खतरा रहता था। इसलिए इनका जो मेन आवास था वो अस्थायी शिविर होते थे और अस्थायी थे। स्थायी आवास का अभी तक अभाव था। अस्थायी आवास थे, गुफाओं में शिविरों में रहते थे और जैसे ही उस क्षेत्र की वनस्पति वगैरह खाद्यान्न का यूज कर लेते थे तब ये यहाँ से निकलकर किसी अन्य स्थान पे चले जाते थे और कोई नया जो है वो स्थान है वो आपके बना लेते थे। ठीक है, और पत्थर के उपकरण मोस्टली यूज किए जाते थे। पत्थर के उपकरण थे और कालांतर में धातु का उपयोग सीख गए थे।
कालांतर में धातु, और धातु में सबसे पहले ताम्र धातु, सर्वप्रथम कौन सी धातु यूज की? ताम्र। कालांतर में धातु का उपयोग करने लगे। शुरुआत में पत्थर का, इसलिए पाषाण काल कहलाता था। ये धातु का उपयोग करते थे। ठीक है। अब पूर्व में तो क्या है कि अग्नि से परिचित थे नहीं, तो कच्चा मांस ही खाते थे, और बाद में नव पाषाण तक आते आते अग्नि का उपयोग करना इन्होंने शुरू कर दिया था। आरंभ में कच्चा मांस खाते थे, जानवर के पीछे भागते थे, जानवर थक के गिर जाता था, तब पत्थर से वार करके उसको मारते थे और उसका मांस खाते थे। अग्नि का आविष्कार था नहीं, तो मांस पकाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, करते थे। ठीक है। बाद के कालों में नवपाषाण वगैरह में, इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे की कक्षाओं में पाषाण काल बहुत विस्तृत रूप से आएगा। अभी तो खाली नॉर्मल सटी के हिसाब से। बाद के कालों में अग्नि का आविष्कार हुआ। ठीक है। और अग्नि की सहायता से ये लोग जो है वो आपके यूं कहिए कि भोजन पकाने की व्यवस्था समझ गए थे। स्टार्टिंग में नहीं थी। ठीक है। ये आदि मानव की कुछ विशेषताएं थी। अब देखिए, हम अंतिम हेडिंग पे आ गए हैं और मैं चाहता हूं कि ये पूरा करके जाएं आज। पहली उपज। पहली उपज का मतलब है कि खेती करना इन्होंने कब शुरू किया। ठीक है। देखिए, मनुष्य स्टार्टिंग में अस्थायी आवास था इसका। कृषि, पशुपालन, मृद भांड, इनसे समझता नहीं था, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब खेती करेगा व्यक्ति तो उसको स्थायी आवास बनाना पड़ेगा। खेती करेगा तो साथ में पशु भी रखेगा, तो पशुपालन और कृषि साथ में चले हैं, और ये व्यक्ति को स्थायी जीवन देती है। अब पशुपालन करेगा और कृषि करेगा तो मिट्टी के बर्तन भी बनाएगा, मृद भांड, वेयर, वो भी बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि उसको खाद्यान्न और पशुओं से जो उत्पाद होते हैं, दूध वगैरह, उनको संग्रहित करने के लिए उनकी आवश्यकता रहती है। शुरुआत में क्या था? हिमयुग था। हिमयुग क्या होता है? जब पूरी पृथ्वी पे बर्फ जम जाती है। ऐसे इतिहास में कई हिमयुग आए। हार्नोनियन काल में आया, क्रायोजेनियन काल में आया, एंडियन सहारा काल में भी देखा गया, और आपके पैलियोजोइक काल में भी आया, और क्वाटरनी काल में हिमयुग आया, जो कि 1 लाख वर्षों से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक वो था। और 12,000 वर्ष पूर्व जब हिमयुग छंटा, बर्फ गई, तो उसके बाद लोगों ने खेती करनी शुरू करी। अब कृषि करनी शुरू करी, अच्छी फसलें हुई, तो पशुपालन भी शुरू कर दिया, गाय, बकरी वगैरह। और जब पशुपालन और खेती शुरू करी तो उपजाऊ भूमि की तलाश में नदियों के पास में आके बैठ गए। नदियों से उनको जल भी मिल जाता था, उपजाऊ भूमि भी मिल जाती थी, यातायात भी हो जाता था, पेयजल की व्यवस्था हो जाती थी। फिर उत्पाद बढ़ने लगा, छोटे छोटे समुदाय बन गए, पूरी जमीन समुदाय की होती थी, निजी भूमि की कोई अवधारणा उस समय नहीं थी, और सारा समुदाय मिल के काम करता था। फिर छोटे छोटे जो ये हैमलेट थे, पल्ली, वो बड़े बड़े गांव बन गए, इनके बीच में आपस में ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गया, और ऐसे करते करते सभ्यताओं का विकास हो गया, जिसको अपन अगले चैप्टर में देखेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं कि आरंभ में आइस एज 1 लाख पूर्व से 12,000 वर्ष तक हिमयुग रहा। हिमयुग रहा, जिसमें
पूरी पृथ्वी पर बर्फ जमी थी। ठीक है। इस कारण कृषि संभव नहीं थी। ठीक है। अगर मुझे पृथ्वी पर कई हिमयुग आए हैं, पृथ्वी पर कई हिमयुग अब ये यहाँ पे मैं डिटेल से नहीं बता सकता हिमयुग के कारण वगैरह, फिर भूगोल आ जाएगी। इतना समझ लीजिए पूरी पृथ्वी पर बर्फ आ जाता है। जैसे हुरोनियन का काल का हिमयुग था, क्रायोजेनियन काल का था, और एंडियन सहारा का था, और पेलियोजेनिक काल का था, अभी क्वार्टरनी का था। ठीक है। तो कई सारे हिमयुग पृथ्वी पे आए हैं, और जब हिमयुग होता है तो फिर कृषि वगैरह करना संभव नहीं होता, पूरी पृथ्वी पे बर्फ जम जाती है। अंतिम हिमयुग के बारे में हम मानते हैं 1 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्षों तक लास्ट आपके क्वार्टरनी का हिमयुग चला था। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। हिमयुग के समाप्त हो जाने के बाद, एक मिनट इसको अपन अगली स्लाइड में लिख लेते हैं, आप उसको लिख लो। हिमयुग के हो जाने के बाद मानव जीवन में कई परिवर्तन आए। मानव जीवन में कई परिवर्तन आए। क्या परिवर्तन आए देखिए आप, हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं इसको। ठीक है। सबसे पहला परिवर्तन क्या आया कि मानव ने कृषि शुरू करी। कृषि कार्य व पशुपालन आरंभ किया। ठीक है। अब देखिए पशुपालन और कृषि तभी शुरू हुआ जब आपके मनुष्य ने यूं कहिए कि खेती करनी शुरू करी, मतलब हिमयुग खत्म हुआ। इसके बाद क्या हुआ, कृषि और पशुपालन के बाद में स्थायी जीवन शुरू हुआ। मानव का स्थायी जीवन शुरू हुआ। स्थायी जीवन आरंभ हुआ। घर बनाए गए, घर बनाए, मृदभांड बनाए गए, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाए गए। ठीक है। आगे देखो क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, छठी क्लास के हिसाब से है मगर बहुत सीखने को मिलता है इसमें। अब देखो क्या हुआ, स्थायी जीवन आरंभ हुआ, घर बनाए, मृदभांड बनाए। मानव ने
नदियों के किनारे रहना शुरू किया। कहाँ पे? नदियों के किनारे, ताकि उनको पेयजल, उपजाऊ मिट्टी और ये यातायात का साधन मिल सके। नदियों के किनारे रहना आरंभ करता है। क्यों करता है? उपजाऊ भूमि मिलती है, पेयजल, यातायात। और यही कारण है आपको कि प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताएं थी वो सारी की सारी सभ्यताएं आपके नदियों के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है। अब इस प्रकार क्या हुआ? इस प्रकार मानव बस्तियां जैसे आप पल्ली कह सकते हो, इंग्लिश में बोलूं तो हैमलेट कह सकते हैं आप। बस्तियां बसने लगी। समुदायों का विकास हुआ। समुदायों का विकास हुआ। ठीक है। आगे देखिए, अब इससे क्या होगा? एक ही पॉइंट से सारा चीजें हैं आपके क्लियर हो जाएगी। ठीक है। इस समय खास बात क्या थी? जितनी भी जमीन थी ये सारी समुदाय की जमीन थी। निजी भूमि का कोई उस समय कंसेप्ट नहीं था। संपूर्ण भूमि समुदाय की थी, उस पर सब मिलकर काम करते थे। उस पर सब मिलकर कार्य करते थे। और निजी भूमि का कंसेप्ट नहीं था। भूमि का कंसेप्ट या निजी भूमि की अवधारणा नहीं थी। ठीक है। अब आप देखिए, इस बात को समझना कि निजी भूमि उस समय थी नहीं। जितनी भी जमीनें थी पूरे समुदाय की सामूहिक जमीन होती थी और सब मिलकर काम करते थे। ये कितनी अच्छी बात थी उस समय। और पूरा समुदाय मिलकर काम करता था और इस तरह से उत्पादन बढ़े, व्यापार बढ़ा, परिवहन बढ़ा और सभ्यताओं का विकास हुआ। तो ये सारी की सारी जो बातें थी ये सभ्यता के विकास में सीधा सीधा योगदान देती है। ठीक है। अब देखिए, अंत में मैं उत्पादन बढ़ा। ठीक है। उत्पादन बढ़ता है तो सीधी सी बात है कि आपके परिवहन, गांवों के मध्य संपर्क बढ़े, और जैसे ही परिवहन बढ़ा, गांव के मध्य संपर्क बढ़े, गांवों का आकार बढ़ा, और सभ्यताओं का विकास हुआ।
ठीक है। तो ये सारी की सारी जो बातें थी ये हमें इसमें समझनी है पहली उपज वाले पॉइंट में, ठीक है। तो देखिए हिमयुग के समाप्त हो जाने के बाद मानव जीवन में क्या परिवर्तन आए जो आपने देखा, ठीक है। मृदबांड वगैरह सारे के सारे छोटे कस्बे वगैरह ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा 6ठी कक्षा का पहला जो अध्याय था वो हमने समाप्त कर दिया। इसमें लाइन टू लाइन हमने पढ़ा है, सारी चीज़ें ली है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी ली है। नेक्स्ट क्लास हम आगे करेंगे कल, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी और आगे इसको और बेहतर तरीके से हम करते रहेंगे। धन्यवाद।